दोस्तों नमस्ते। और केजी के समाज के प्रकाश स्तंभ के इस नई श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं केतन चावड़ा ब्रिस्बेन से और मेरे साथ हैं हमारी विशेषज्ञ साथी। ये श्रृंखला हमारे लिए एक बहुत ही खास सफर है। इसमें हम श्री कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज की जड़ों को और अपने सुनहरे अतीत को जानेंगे। हम यहाँ उन हस्तियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी, फिर चाहे उन्हें समाज रत्न या जीनाटी दीपक जैसे हमारे अपने पुरस्कार मिले हों या फिर कृषि पंडित और साहित्य अकादमी जैसे राष्ट्रीय सम्मान। और हमारा मार्गदर्शन कर रही है हमारी सर्वोच्च संस्था श्री कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज महासभा, जिसका आदर्श वाक्य है सब वीर्यम करवा वहे, यानी हम सब मिलकर ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करें। और इसी ज्ञान और शक्ति की भावना को साकार करने वाले एक व्यक्ति की कहानी से हम आज इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे हमारे समाज के पहले समाज रत्न स्वर्गीय श्री हीरजी भाई खिमजी भाई चौहान की। जब भी उनका जिक्र आता है तो एक उपाधि हमेशा साथ जुड़ती है, आधुनिक केजी के समाज का वास्तुकार। तो आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि एक व्यक्ति वो कैसे पूरे समुदाय का वास्तुकार बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपाधि है और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही असाधारण है। देखिए, श्री हीरजी बापा का जो प्रभाव था ना, वो सिर्फ कुछ सुधार करने तक ही सीमित नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। हाँ, उन्होंने आप कह सकती हैं, एक बिखरे हुए असंगठित समुदाय को लिया और उसे एक ऐसी मजबूत और अनुकरणीय इकाई में बदल दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उनकी कहानी सिर्फ उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत त्याग, अटूट दृढ़ संकल्प और एक दूरदर्शी नेतृत्व की है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर महान व्यक्ति की कहानी शुरू होती है, उनके शुरुआती जीवन से, उनके संघर्षों से। हीरजी बापा का जन्म 9 जून 1915 को कच्छ के रेहा गांव में हुआ था और वे रत्नागिरी में रहते थे। 75 साल की उम्र में 29 मई 1991 को उनका निधन हो गया। उनका जो शुरुआती जीवन था वही उनके भविष्य के चरित्र की नींव रख रहा था। सोचिए, बहुत कम उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। उस जमाने में ये किसी भी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट होता था। सारी जिम्मेदारियां अचानक एक किशोर के कंधों पर आ गईं। और उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियां संभाली ही नहीं, मुझे जो बात सबसे ज्यादा छूती है वो ये है कि उनका पहला काम था अपने पिता के छोड़े हुए कर्जों को चुकाना। बिल्कुल, आज के जमाने में ये सोचना भी मुश्किल है। यही तो उनके चरित्र की पहली पहचान है, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। स्कूल में भी उनके नेतृत्व के गुण साफ दिखते थे। वो अपनी कक्षा के मॉनिटर थे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, उन्होंने सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं की, उन्होंने अपनी जो अंग्रेजी भाषा की जानकारी थी उसका इस्तेमाल समुदाय के लोगों और स्थानीय व्यापारियों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, वो उनके पत्र लिखते, दस्तावेज समझने में मदद करते और इससे जो थोड़ी बहुत आमदनी होती उससे परिवार चलाने में मदद मिलती। मतलब सेवा और उद्यमशीलता का भाव बचपन से ही था। तो एक युवा जो पहले से अपने परिवार के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, उसकी नजर समुदाय की बड़ी समस्याओं पर कैसे पड़ी? उस वक्त हमारे समाज की असल तस्वीर क्या थी? सूत्र बताते हैं कि समुदाय असंगठित अवस्था में था। इसका असल में क्या मतलब है? असंगठित अवस्था ये एक बहुत व्यापक शब्द है। सबसे बड़ी चुनौती थी एक केंद्रीय ढांचे की कमी। लोग अलग अलग शहरों और गांवों में रहते थे, पर उन्हें जोड़ने वाला कोई मजबूत मंच नहीं था। कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं थी जो सबके लिए नियम बना सके या सबको एक दिशा दे सके। प्रयास होते थे पर वो बिखरे हुए थे। और सामाजिक स्तर पर क्या हालात थे? ढांचा ना होना एक बात है, पर समाज के अंदर क्या चल रहा था? समाज के अंदर कई ऐसी पुरानी सोच और रीतियां थी जो तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन रही थी। जैसे लाज प्रथा यानी घूंघट की प्रथा, जो महिलाओं के आत्मविश्वास को कम करती थी। इसके अलावा विधवाओं से जुड़े कुछ ऐसे रीति रिवाज थे जिन्हें चांदला बाबत कहा गया है, जो उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीना बहुत मुश्किल बनाते थे। मतलब सामाजिक सुधार की बहुत बड़ी जरूरत थी। और शायद आर्थिक बोझ भी एक बड़ी समस्या रही होगी। नहीं थी। दहेज और उपहार, जिसे आना परियाणा कहते हैं, उसका दिखावा करने की एक होड़ सी लगी थी। इससे साधारण परिवारों पर जबरदस्त दबाव पड़ता था। कई तो कर्ज में डूब जाते थे। हीरजी बापा ने इन सभी समस्याओं को बहुत करीब से देखा था और महसूस किया था। ठीक है, तो उन्होंने इन समस्याओं को देखा, समझा। लेकिन किसी समस्या को देखना एक बात है और उसका समाधान करने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा कर देना बिल्कुल दूसरी। उन्होंने शुरुआत कहाँ से की?
उनके संगठनात्मक कार्यों को देखें तो यकीन नहीं होता। 126 इकाइयां और 16 क्षेत्रीय समितियां। ये तो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा लगता है। हाँ, वही तो। यही उनकी वो वास्तुकार वाली सोच थी। वो जानते थे कि सुधार हवा में नहीं हो सकते, उसके लिए एक मजबूत जमीनी ढांचा चाहिए। ये 126 इकाइयां समाज की नसें थीं जो हर शहर और गांव तक पहुंचती थीं। इसके साथ ही उन्होंने अखिल भारतीय युवक मंडल और महिला मंडल का गठन किया। ये एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि उन्होंने समझा कि समाज का भविष्य युवाओं के कंधों पर है और महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने हर वर्ग को एक आवाज दी। ये दिलचस्प है। मतलब वो सिर्फ समस्याएं नहीं सुलझा रहे थे, बल्कि समाज के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे थे। मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ बहुत ही खास समितियां भी बनाई थी। हाँ, और वो समितियां उनकी व्यवहारिक और दूरदर्शी सोच का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे उन्होंने मध्यस्थ न्याय पंच बनाया। अच्छा। इसका काम था समाज के लोगों के आपसी झगड़ों को अदालत के बाहर आपस में ही सुलझाना। इससे समय, पैसा और रिश्ते सब बचते थे। हाँ। फिर सगड़पन सम्मेलन समिति बनाई, जो आज के जमाने की मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का काम करती थी, ताकि शादी के लिए सही रिश्ते खोजने में आसानी हो। और समूह लगन समिति, मुझे लगता है ये तो सिर्फ एक सुधार नहीं, एक सामाजिक आंदोलन था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। ये शायद उनका सबसे क्रांतिकारी कदम था। मई 1966 में धनबाद, बिहार में 6 जोड़ों के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसका मकसद सिर्फ शादियों का खर्च कम करना नहीं था, बल्कि समाज से दिखावे की संस्कृति को खत्म करना और समानता का संदेश देना था। लेकिन ऐसे किसी भी नए विचार का विरोध तो होता ही है। लोगों को ये समझाना कि शादी जैसे निजी मामले को सामूहिक रूप से किया जाए, ये बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल मुश्किल था। और यहीं पर हीर जी बापा के नेतृत्व की असली परीक्षा हुई। उन्होंने सिर्फ लोगों को उपदेश नहीं दिया। जब उनके खुद के 2 बेटों जगदीश भाई और धर्मसिंह भाई की शादी की बारी आई तो उन्होंने उनकी शादी भी समूह विवाह में ही करवाई। वाह, ये होती असली लीडरशिप। सिर्फ कहना नहीं, बल्कि खुद करके दिखाना। इस एक कदम ने तो पूरे समाज में एक जबरदस्त संदेश भेजा होगा। बिल्कुल। जब नेता खुद मिसाल कायम करता है तो जनता का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। इस पहल की सफलता इतनी जबरदस्त थी कि बाद में हमारे समाज को देखकर कई अन्य समाजों ने भी इसे अपनाया। ये उनकी एक स्थायी विरासत बन गई। तो उन्होंने एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन ढांचा बनाना एक बात है और सदियों से चली आ रही सोच को बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। मुझे लगता है कि असली चुनौती तो उन सामाजिक कुरीतियों पर सीधा प्रहार करने में आई होगी। निश्चित रूप से। लाज प्रथा को खत्म करने का आह्वान करना या विधवाओं से जुड़े अपमानजनक रीति रिवाजों को बंद करवाना, ये ऐसे फैसले थे जिनके लिए असाधारण साहस की जरूरत थी। ये प्रथाएं धर्म और परंपरा के नाम पर समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। और उन्होंने सिर्फ बड़ी प्रथाओं पर ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया जो परिवारों पर बोझ डालती थी। जैसे बारात में 50 लोगों और संगाई में 11 लोगों की सीमा तय करना। हाँ, आना परियाणा के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाना। यहां तक कि मृत्यु के बाद शोक की अवधि को 3 दिन तक सीमित करना। ये छोटे लगते हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा था। और यहाँ ये सवाल पूछना जरूरी है कि ये सब करना कितना मुश्किल रहा होगा। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बलिदान दिया। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपना समय और पैसा लगाया। इसका मतलब है कि उन्हें परंपरावादियों के भारी विरोध, तानों और आलोचना का सामना करना पड़ा होगा। जरूर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा, ये हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, आप इसे कैसे बदल सकते हैं? तो आपको क्या लगता है, ये शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बलिदान असल में कैसा दिखता होगा? क्या उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा? स्रोतों इस पर विस्तार से नहीं बताते, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। मानसिक तनाव तो रहा ही होगा, हर तरफ से आलोचना सुनना। वित्तीय बलिदान का मतलब है कि उन्होंने अपने व्यवसाय की कीमत पर समाज को समय दिया। और शारीरिक बलिदान का मतलब है लगातार यात्रा करना, दिन रात एक करके लोगों को समझाना। इन सुधारों को लागू करने के लिए जो मानसिक दृढ़ता चाहिए वो असाधारण थी। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि ये सब करते हुए वे अपने पेशेवर जीवन में भी उतने ही सफल थे। वो एक बहुत बड़े ठेकेदार थे। हाँ, और उनके काम, उनकी कार्यकुशलता और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दिखाते हैं।
रत्नागिरी हवाई अड्डे का निर्माण सिर्फ 3-4 महीनों में पूरा करना ताकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्वागत हो सके, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और गोवा की मुक्ति के समय 7,000 फुट लंबी सड़क का निर्माण सिर्फ 4 महीनों में पूरा करना, ये तो देश सेवा जैसा ही था। हाँ, उस सड़क ने युद्ध के प्रयासों में सीधे तौर पर मदद की। बिल्कुल, वो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और उसे समय पर पूरा करने के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट रोड और रत्नागिरी समुद्री दीवार जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी उनके नाम हैं। वे सिर्फ समाज ही नहीं, देश का भी निर्माण कर रहे थे। और उन्होंने अपनी सफलता और संपत्ति को कभी खुद तक सीमित नहीं रखा। उनके परोपकारी कार्यों की सूची भी उतनी ही लंबी है। गांधीधाम में समाज भवन के लिए जमीन दान करना, 2 बड़े धर्मार्थ ट्रस्ट बनाना। और उनका दान सिर्फ समाज तक सीमित नहीं था। मंदिर के जीर्णोद्धार से लेकर गणेश उत्सव और अकाल राहत कोष तक वे हर जरूरत के समय आगे आते थे। यहाँ तक कि भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर को 11,000 रुपए का दान दिया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। उनके सभी कामों में से एक काम है जो मुझे आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है, अखिल भारतीय जनगणना का संकलन, वो भी 4 खंडों में। आज हम बिग डेटा और डेटा ड्रिवन डिसीजंस की बात करते हैं। हीरजी बापा ये सब दशकों पहले कर रहे थे, बिना किसी कंप्यूटर के। इस डेटा ने समाज को क्या करने की ताकत दी जो वो पहले नहीं कर सकता था। ये एक गेम चेंजर था। उस जनगणना में पहली बार समाज की एक साफ तस्वीर पेश की। इससे पहले सब कुछ अंदाजे पर चल रहा था। अब समाज के नेताओं को पता था कि हमारे कितने लोग कहाँ रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इससे योजनाओं को हवा में नहीं बल्कि हकीकत के धरातल पर बनाया जा सका। कहाँ स्कूल की जरूरत है, कहाँ आर्थिक मदद की, ये सारे फैसले तथ्यों पर आधारित हो गए। ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतनी बड़े बड़े काम करने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कैसा था? क्या वे घर पर भी उतने ही गंभीर और अनुशासित थे? अनुशासन तो था, लेकिन साथ में बहुत सादगी और पारिवारिक समर्पण भी था। वे अपनी एक डायरी रखते थे जिसमें परिवार के हर सदस्य की जन्म तिथि दर्ज होती थी और वे अपने खर्चों का बहुत बारीकी से हिसाब रखते थे। हाँ। ये उनकी जमीन से जुड़ी शख्सियत को दिखाता है। अपनी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीबेन और 4 बेटों के प्रति वे पूरी तरह समर्पित थे। और उन्होंने अपने बच्चों को जो सबसे बड़ी विरासत दी वो थी शिक्षा का महत्व। उनके 2 बेटे इंजीनियर बने, एक डॉक्टर और एक ने पारिवारिक व्यवसाय को संभाला। ये दिखाता है कि वे सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी एक आदर्श थे। उनकी विनम्रता के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। जब वे समाज के काम से दौरे पर जाते थे तो बड़े होटलों में नहीं बल्कि समाज के सदस्यों के घरों में ही रुकते थे। अच्छा। हाँ, उनकी एक प्रसिद्ध एम्बेसडर कार थी और कहा जाता है कि वो हमेशा लोगों से भरी रहती थी। वे कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ ले जा सकें ताकि रास्ते में भी उनसे बात हो सके, उनकी समस्याएं समझ सकें। उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहती है। कोई अहंकार नहीं, हमेशा लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ाव। शायद यही गुण उन्हें एक सच्चा जननेता बनाते थे। बिल्कुल, और इसी वजह से समाज ने उनके योगदान को हमेशा याद रखा। उनके निधन के 1 साल बाद 7 जून 1992 को वडोदरा में एक विशाल सभा में उन्हें मरणोपरांत समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पुरस्कार के प्रशस्ति पत्र में एक पंक्ति है जो सब कुछ कह देती है। ये प्रस्ताव केजी के समाज को एक असंगठित अवस्था से एक उच्च संरचित, संगठित और अनुकरणीय समुदाय में बदलने के लिए किए गए उनके अपार बलिदान की अत्यधिक प्रशंसा करता है। उनके बारे में कही गई कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रहेंगी। जैसे कुछ लोग इमारतें बनाते हैं, कुछ व्यवसाय बनाते हैं, लेकिन हीरजी बापा जैसी पवित्र आत्माएं समुदायों का निर्माण करती हैं। और एक और बात जो उनके जीवन का सार है, उन्होंने बदलाव का इंतजार नहीं किया, वे चुपचाप बदलाव बन गए। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने समाधान बनाया। आप सुन रहे थे केजी के समाज के प्रकाश स्तंभ। स्वर्गीय श्री हीरजी भाई चौहान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे, एक दूरदर्शी जिनकी बनाई नींव पर आज हमारा समाज खड़ा है। उनका योगदान इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। उनकी नवाचार, दृढ़ता और समाज के प्रति समर्पण की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। उनकी कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वो पूरे समुदाय की किस्मत बदल सकता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हीरजी बापा ने हमें दिखाया कि एक व्यक्ति न केवल इमारतें बल्कि पूरे समुदाय का निर्माण कर सकता है।
उनकी कहानी आज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस आधुनिक युग में हम अपने समुदाय को और मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या योगदान दे सकते हैं। इस चर्चा के लिए हम हीरजी बापा के परिवार और विशेष रूप से उनके पुत्र श्री धर्मशी भाई हीरजी भाई चौहान का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें अंदर की कहानियां, पारिवारिक जानकारी और तस्वीरें साझा की। इस कहानी को हमारे केजी के और सभी गुजराती समुदायों तथा दुनिया भर में फैले भारतीयों के साथ जरूर साझा करें। कृपया इस पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत सारा प्यार। हंसते रहिए और आनंद में रहिए। जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय समाज, जय हिंद।